अगला जो सवाल है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड, ठीक है, किस व्यक्ति ने, ठीक है, किस व्यक्ति ने, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने आइडिया रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भारत के लिए पहले। एक बार ना माइक को आप लोग जो है ऑफ कर देंगे, किसी का माइक ऑन है तो। अगर किस व्यक्ति ने, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली बार जो है ये आइडिया रखा, ठीक है, पहली बार ये आइडिया रखा आपके समय, आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक संवैधानिक सभा टाइप की जो है एक चीज होनी चाहिए। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। 7:15 तक कर देंगे हम, 7:15 तक वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, 20-25 और क्वेश्चंस के बीच में। तो एम एन रॉय इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। 1934 में जो है इन्होंने जो है अपना ये प्रस्ताव रखा आपका, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो है आपके बनाने वाले एक मूल सूत्रधार व्यक्तियों में आते हैं। कम्युनिस्ट जो पार्टी आपकी है सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसके ये जो है आपके एक संस्थापक भी कहे जाते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एम एन रॉय ने जो है 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बने, इस बात की जो है मांग रख दी थी। एक्चुअली मांग तेज हुई क्यों थी, क्योंकि आपको पता है सारा का सारा बैकग्राउंड जो है 1917 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन से चल के आगे बनेगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन ने काफी चीजें खराब कर दी थी मॉर्लेमेंटो से भी। उसके बाद 1919 में ये एक्ट बना, इसके साथ ही जो है आपका रॉलेट एक्ट भी हुआ। अब गांधी आदि का पहले कहना था कि ठीक है यार, लड़ाई में भेजो सारे भारतीयों को, अंग्रेज हो सकता है हमारी मदद करे, पर अंग्रेजों ने एक पीछे से हमारे खंजर सा गोप दिया। तो गांधी ने भी अपना केसरे हिंद का टाइटल वापस किया। गीतांजलि वाले जो हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी अपना नाइटहुड अवार्ड वापस किया, और साथ में जाकर के टर्की के जो है खलीफा, उसका भी जो है पद गिराया जा रहा था, तो उसके साथ उसकी भी मदद करनी थी। आपकी शौकत अली और मोहम्मद अली को दिखाना था हमने कि भैया मुस्लिम जो हमारा समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट, वहां पर जब हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो हिंदू मुस्लिम मिल करके आंदोलन लड़ेंगे। तो 1920 में जो है नागपुर के स्पेशल सेशन में आपका एक आह्वान किया गया कि भैया खिलाफत और नॉन कॉपरेशन नाम से साथ साथ एक मूवमेंट चलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें भी उसी 1917 के डिक्लेरेशन में कहा गया कि 10 साल बाद दोबारा एक कमेटी आएगी रिव्यू करने के लिए। उस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन, जिसे कहा गया ऑल व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि एक भी हिंदू नहीं था उसमें। उसी के तहत जो है आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। तब जाकर के नेहरू ने रिपोर्ट निकाली, नेहरू की रिपोर्ट पसंद नहीं आई जिन्ना को, जिन्ना ने अपनी 14 पॉइंट निकाली। धीरे धीरे करके बातें आगे बढ़ी, कराची रिजोल्यूशन आया, वल्लभ भाई पटेल ने उसको प्रिसाइड किया 1931 में। पाकिस्तान नाम की बात की जो है घोषणा स्टार्ट हो गई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपकी रहमत अली चौधरी द्वारा 1931 में, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो है आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। 1931 के बाद, ठीक है। तो 1934 में जो है आपका एम एन रॉय ने इसके बाद जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना, जो संस्थापक है, इन्होंने जो कहा कि इस तरह की चीज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से धीरे धीरे इसके बारे में बातें सोची गई। हालांकि कहा तो नहीं गया कि इस तरह से बनेगा। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने की बात केवल एक ही एक्ट ने की, कभी पेपर में आएगा तो ध्यान रखना, उसका नाम है कैबिनेट मिशन ने। किसने करी थी? कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। यहाँ पर जो ये फाइनल हुआ था आपका कि इस तरह से एक चीज आपकी बनेगी, ठीक है। पेपर में कभी आता है तो 1946 वाला, ठीक है। हाँ, और ज्यादा प्रमोट किया था ना, सबसे पहले आपका सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किए थे मुस्लिमों को देकर के आपका 1909 में, 1909 के पार्लियामेंट अधिकार ने। इसने जो है सिखों को दे दिया था, एंग्लो इंडियंस को दे दिया था, कुछ विशेष पढ़े लिखे लोगों को और महिलाओं को दे दिया था 1919 वाले ने। तो इसने और गंदा काम किया था, ठीक है। इसने और गंदा काम किया था आपका प्रोविंशियल जो है डायरकी लाया था, ये प्रोविंशियल डायरकी, ठीक है। प्रोविंस में डायरकी सिस्टम लाया था। ट्रांसफर जो आपके सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था कि कुछ आपके ट्रांसफर रखे जाएंगे, कुछ रिजर्व रखे जाएंगे, इस तरह की चीजें लेकर के आया था आपका चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू के साथ मिलकर के। मॉन्टेग्यू था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड जो था ये था आपका वॉइस रॉय, जिसे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 आपका 13वां प्रश्न, किस डेट में, ये सबको याद होना चाहिए, सबकी जुमा पर होना चाहिए, पहली मीटिंग हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? पहली मीटिंग किस डेट में हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? बताइए, फर्स्ट मीटिंग जो है कब हुई आपकी संविधान सभा की? ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप सबने सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर। और 2 दिन के आपके प्रेसिडेंट बने थे 9 से 11 के, सचिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सचिदानंद सिन्हा। ये 2 दिन के प्रेसिडेंट थे, इसके प्रेसिडेंट इस असेंबली के। इसके बाद 11 दिसंबर के बाद से जब 12 से बैठी, तो उसके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद परमानेंटली इसके प्रेसिडेंट बन गए, और वही हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये डेटा आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, सचिदानंद सिन्हा जो है आपके ये पहले थे, पहले प्रेसिडेंट थे आपके, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। अगला, किस तरह के जस्टिस की बात नहीं की गई है, किस तरह के न्याय की बात नहीं की गई है हमारे संविधान के खांचे में या हमारे संविधान के प्रारूप में? जो हमारा प्रियम्बल है वो किस तरह का न्याय देने की बात, मतलब वो उसके बारे में मेंशन नहीं है उस तरह का। ये वर्ड ही बता रहे हैं अपने आप बड़े आसानी से कर लोगे, प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, है ना। हम 3 तरह के जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक रूप से,
आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। आप भी चुनाव के लिए खड़े हो सकते हो, जीतो, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े हो जाओ भैया, अपनी प्रॉपर्टी दिखाओ, इतना आप खड़े हो जाओ ना, कोई रोकेगा थोड़ी आपको, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा आपको, आप लोकल बना लो अपना चुनाव चिन्ह, पार्टी रजिस्टर करके कोई, है ना। रिलीजियस के बारे में बात नहीं करता ये, धार्मिक रूप के बारे में कि भैया जस्टिस की कोई बात नहीं करता। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से ये आपके संविधान के प्रारूप में बात की गई है, संविधान के खांचे में बात की गई है। तो ये जस्टिस की बात हुई, ये सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिलीजियस की बात नहीं हुई है। अगला सवाल, कौन सा व्यक्ति प्रोरोग कर सकता है सेशन को, लोकसभा के सेशन को प्रोरोग करना, ठीक है। 3 से 4 वर्ड में आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनना एकदम अच्छी तरह से, लाइफ टाइम के लिए आपके क्लियर हो जाएंगे क्या वर्ड है, ठीक है। पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पॉलिटी का। तो प्रोरोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है लोकसभा को, प्रोरोग करने वाला व्यक्ति आपका कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सभी ने जवाब दिया आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति आपका प्रोरोग करेगा, ठीक है। 3 से 4 चीजें आप ध्यान रखेंगे। प्रोरोग क्या होता है ना, कोई वैसा वर्ड नहीं है, गंदा वर्ड नहीं, प्रोरोग मतलब टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन। 3 सेशन होते हैं आपके, है ना, आपका विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, आपको पता है ना। और मैक्सिमम गैप किसी 2 सेशन के बीच में कितना हो सकता है भाई, 6 मंथ, ये भी आपको बताया गया, ठीक है। 6 मंथ मैक्सिमम गैप हो सकता है किसी भी 2 सिटिंग सेशन के बीच में, मैक्सिमम गैप जो होगा वो 6 मंथ का हो सकता है किसी भी 2 सेशन के बीच में आपका। तो प्रोरोग मतलब आपने टर्मिनेशन किया है किसी सेशन का, कि ठीक है भैया आपका बजट सेशन समाप्त हुआ, अब हम मिलेंगे मॉनसून सेशन में। तो इस तरह का जो टर्मिनेशन करता है, आह्वान करता है, टर्मिनेशन ऑफ सेशन, ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा कौन से वर्ड होते हैं, इसके अलावा आपके पास एक वर्ड होता है, आपके पास एडजर्नमेंट, ADJURNMENT। एडजर्नमेंट मतलब जैसे आपने बोल दिया कि आज की जो हमारी लोकसभा है ये समाप्त होती है, स्थगित होती है। तो एडजर्नमेंट कौन करेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, सीधी सी बात है। अगर लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा है तो राज्यसभा का चेयरमैन। तो एडजर्नमेंट मतलब होता है आपका टर्मिनेशन ऑफ आ सिटिंग, टर्मिनेशन ऑफ आ सिटिंग, की आज के दिन की सिटिंग को आपने टर्मिनेट कर दिया। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। अगर ये लोकसभा है तो आपका स्पीकर, और राज्यसभा है तो आपका चेयरमैन, ठीक है। जो भी प्रिसाइड करेगा उस सीट को, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। कई बार आपने देखा कि ओम बिरला साहब वहां नहीं बैठे होते हैं, तो ओम बिरला जी की जगह कोई और जो बैठा होगा, डेप्टी स्पीकर अगर बैठे होंगे वहां पर, तो वो करेंगे प्रोरोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा वर्ड क्या होता है, डिसोल्यूशन। ये हो गया आपका राहुल गांधी का खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, ये वो वाला वर्ड है आपका डिसोल्यूशन। डिसॉल्व कर दी गई है, डिसॉल्व कर दी गई है आपकी लोकसभा, मतलब आपका अविश्वास मत पारित कर दिया गया है, फ्लोर टेस्ट में सरकार फेल हो गई है, अब लोकसभा को भंग कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन वर्ड है। एक और वर्ड होता है एडजर्नमेंट की तरह, एडजर्ने, ADJOURNE, एडजर्ने साइने डाई, ठीक है। ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड आपका, ग्रीक वर्ड। तो एडजर्ने साइने डाई क्या वर्ड होता है, ये भी आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करेगा। ये ऐसा वर्ड होता है कि इसमें तो ये बोल देता है कि आज ये समाप्त होगी, कल हम इस समय मिलेंगे, कल से जो है चालू होगी। जब एडजर्ने साइने डाई होगा, ये भी आपका स्पीकर ही करेगा, लेकिन ये वक्त नहीं बताता कि कब होगी। तो अनिश्चित काल तक, जब दोबारा ये किस दिन मिलेगी उस सेशन में, ये नहीं कहा गया है, तो ये वर्ड कहलाता है एडजर्ने साइने डाई। ये करने का भी अधिकार आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को है। क्लियर है चारों की चारों बातें आपको, चारों बातें क्लियर है तो आप मुझे बता दो। एडजर्ने साइने डाई, एडजर्नमेंट ऑफ सेशन, आपका डिसोल्यूशन क्या होता है, और प्रोरोग क्या होता है। चारों की चारों बातें आपको क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान रखना, आपको हमेशा फीड रहेगी दिमाग में कि ये डेटा क्या है आपका, ठीक है। अगला जो सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16, कौन से वाले आपके जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, इसने अस्पृश्यता को समाप्त किया। कई बार पेपर में आता है, दो चीजें ध्यान रखना, टाइटल को खत्म करने की बात, कि भैया ये मुखिया प्रधान साहब ये कुछ नहीं होता है, श्री 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 ये कुछ नहीं होता है ना, पद्मश्री ये कुछ नहीं होता है। जो उपाधि है आपकी, वो उपाधियां रहेंगी वैसी वाली, बाकी ये कुछ ऐसी अवार्ड जो है आपके, ये नहीं होते। तो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, 17 सही जवाब दिया आप सबने। तो अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को खत्म करने की बात आर्टिकल 17 में है, और टाइटल को खत्म करने की बात आर्टिकल नंबर 18 में, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। ये दोनों बातें जो हैं आपकी, दोनों आर्टिकल कई बार पेपर में आते हैं, इवन एसएससी में आते हैं, आपके स्टेट एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17, किस तरह की आपको मेजोरिटी चाहिए, किस तरह की आपको बहुमत चाहिए, क्या करने के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, 360, ठीक है। तो 360 आपको भेजा गया डेटा, मैंने आपको भेजी इमरजेंसी वाली भी, पढ़ना मैंने पढ़ने के लिए भी कहा था आपको, एक बार आप पढ़ लेना। और सारे के सारे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के टेस्ट होगा, ये कंबाइंड टेस्ट है आपका पॉलिटी का पूरे कंबाइंड एमसीक्यू की सीरीज है ये, जिसमें हर तरह से आएंगे आपके पास, ठीक है। तो हमें घोषणा करनी है, प्रोक्लेम करना है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन जब किया जाए तो किस तरह की मेजोरिटी चाहिए होगी भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी की, ठीक है।
क्योंकि इससे ज्यादा व्यवधान तो आपका पड़ता नहीं है। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से पैसे पर पड़ेगा, मेन बात जो है आपकी, है ना। अधिकार तो नहीं छिनेंगे ना आपके, जैसे नेशनल इमरजेंसी में छिन जाते हैं आपके, तो ऐसे तो इसमें नहीं छिनने के। तो सिंपल मेजोरिटी से आप, ठीक है, आपका जो है एक सामान्य बहुमत से, 3 तरह के बहुमत होते हैं, सामान्य, एब्सोल्यूट और स्पेशल बहुमत, ठीक है। तो जो जितने बंदे उस सदन में आए हैं और जो प्रेजेंट हैं वो जो वोट करे उससे एक ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि 552 की स्ट्रेंथ है लोकसभा की, ठीक है, अभी वर्तमान में 543 मेंबर हैं, और अगर हम कहते हैं कि केवल 448 फर्स्ट क्लॉज है, तो तब तक आप जो है माने जाते हो कि आप ठीक है, इतने दिन की अगर आपने छुट्टी भी करी कंटिन्यू तो भी आपको सैलरी मिलेगी, आपका कैंडिडेचर स्थगित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 543 में से 448 आए तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी, अगर 448 के आधा प्लस 1 जो है आपका पास कर दे रहा है इसके बहुमत में कि भैया इस वाले मत में, इस वाले फेवर में कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो कहा जाएगा कि हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है लग जाए, ये कहलाती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये आप जान, बिल्कुल सही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास 18वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, गवर्नर को कौन एडवाइस करता है एडवोकेट। अपॉइंट करने के लिए एडवोकेट जनरल, ठीक है। माइक किसी का ऑन है तो आप एक बार माइक ऑफ कर दो। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने के लिए कौन आपके गवर्नर को बोलता है, ठीक है। क्या जवाब आया आपका इसका, ऑप्शन ए बी, अलग अलग जवाब दे रहे हैं आप सब। तो भैया ये जो बोलता है आपका, ये बोलता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये सवाल इसलिए डाला था मैंने, चीफ मिनिस्टर जो है आपका, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है आपका बोलता है कि भैया इस बंदे को एडवोकेट जनरल बनाया जाए, मतलब ये एक अपॉइंट करने के लिए जो है एक एडवाइस देता है, जरूरी नहीं कि उसी को बनाए। राष्ट्रपति को लगा कि भैया ये तो खराब इसका रिकॉर्ड है, पिछला कुछ है, अगर ऐसा लगेगा राज्यपाल को आपके, तो फिर वो नहीं करेगा आपका। लेकिन जनरली जो है आपका मुख्यमंत्री जो है ये सुझाव देता है कि इस व्यक्ति को आपका एडवोकेट जनरल बनाया जाए। जैसे आपके पास सेंटर में हम बात करें तो ये होता है आपके पास, कौन सा होता है आपके पास, अगर हम सेंटर की बात करें तो अटॉर्नी जनरल, तो ऐसे ही स्टेट में आपका होता है एडवोकेट जनरल। अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है हमारा, अगर अटॉर्नी जनरल के चुनने की बात आएगी तो फिर से ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को कौन सुझाव देगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर सेंटर में होगा तो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल भारत का होता है, एडवोकेट जनरल हर राज्य का होता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में हमारा अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है, कौन जवाब देगा, ये पेपर में आ सकता है सवाल आपका, के वेणुगोपाल, ठीक है। भारत ने आंसर बताया के वेणुगोपाल, आपके ये जो है अटॉर्नी जनरल हैं के वेणु भोपाल। एडवोकेट जनरल कौन है उत्तराखंड के, पता है किसी को, एडवोकेट जनरल कौन है, नो आइडिया, नो आइडिया। एक बार चेक करना, एस एन बबूलकर करके लास्ट ईयर देखा था, अगर यही है तो आप एक बार चेक करोगे। वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है डेटा, पर फिर भी क्योंकि हर राज्य के होते हैं तो जितने राज्य उतने राज्यों के होंगे, तो ये आप एक बार जो है चेक कर लेना, ठीक है, कि ये है या कौन है करके, ठीक है। अगला जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट कैन बी मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, ये तो आपको भी बताया मैंने कि दो जो सत्र हैं आपके, उसके बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए दो सत्रों के बीच में आपका, 6 महीने का मैक्सिमम गैप होना चाहिए, 6 महीने के बीच में ये बैठ जाने चाहिए, ठीक है, 6 मंथ के बीच में बैठ जाने चाहिए, तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, 73rd अमेंडमेंट एक्ट कितने परसेंट रिजर्वेशन के लिए, मतलब कितने से कम नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन विमेन्स का आपके पंचायत में, क्योंकि 73rd पंचायत की बात करता है, तो पंचायत में विमेन की कितनी सीट होनी चाहिए, कितना रेशियो होना चाहिए सीट का, कितना परसेंट होना चाहिए, ये बात जो है आपकी कौन से वाले ऑप्शन में इसमें से है, सी सी जवाब दे रहे हो आप, सी यार ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो स्टार्टिंग से इतना चल रहा है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। अच्छा 33% इसमें से कौन सा डेटा बनाएगा ये बताओ मुझे, ये जो ऑप्शन है इसमें से 33% कौन सा डेटा बनाएगा आपका, नहीं यार बी वी नहीं है, महिलाओं के लिए जो है ना आपके पास, महिलाओं के लिए। अच्छा आप इंडिया के टर्म में क्या कहते हैं, उत्तराखंड के टर्म में कर गए ना, कई लोग जैसे 1/2 आप कह रहे हो, तो जैसे हमने उत्तराखंड ने कहा है वन पंचायत में, और यहाँ पर महिलाओं को 50% के लिए, ये सबने थोड़ी की है, जो सेंटर की तरफ से आया है वो 33% का क्लॉज है आपका, है ना, हर जगह पर ये 33% की बात आपकी जो कही गई है कि महिलाओं को दिया जाएगा आरक्षण, इतनी सीटें रिजर्व की जाएंगी, क्योंकि हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो 1/3 है इसमें, कितना है
1/3, तो आप ये ध्यान रखोगे, ठीक है। 1/3 इज द राइट आंसर आपका। हाँ, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल, जो आपका कौन सा वो आपकी सूची है, कौन सा वो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है कि ये ट्राइबल एरिया कौन सी जगह के 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, जिसे मिनी एटीएम का मैंने कोड बताया था आपको याद करने के लिए, मिनी एटीएम, ठीक है, MI मिजोरम आपका है ना। ए, ऑप्शन ए सिक्स्थ वाला जो है ना, सिक्स्थ वाला जवाब बताया। तो सिक्स्थ वाला जो है आपका शेड्यूल, इसमें जो है आपका आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मिजोरम, इसको जो है आपका एडमिनिस्टर करने की यहाँ के ट्राइबल एरिया जो है इसकी बात कही गई है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेवंथ जो है आपका शेड्यूल, ये किसकी बात करता है? सिक्स में तो इसकी बात है, सेवंथ शेड्यूल जो है हमारा, ये किस चीज की बात करता है? सेवंथ शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं हमारे, बताइए, शेड्यूल आपको पता होनी चाहिए। तीन तरह की लिस्ट होती है आपके पास, ठीक है, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो तीन तरह की लिस्ट के बारे में बात करते हैं। आपका 8th शेड्यूल की बात करी जाए तो ये किसके बारे में बात करता है? 8th शेड्यूल में हमारी जो भाषाएं हैं ना, 22 भाषाओं की इस बारे में हमने बात की है, तो लैंग्वेजेस के बारे में जो है ये बात करता है आपकी। और इन लैंग्वेजेस में प्लस इंग्लिश और एक और लैंग्वेज में मिलकर के आपका साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1954 से जो स्टार्ट होता है। 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? 9वां वाला 9th शेड्यूल जो है किस बारे में बात करता है? लैंड रिफॉर्म्स, है ना, टीनेंट्स एक्ट या ऐसा कुछ भी चीज आपकी, मतलब एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, एक ये काम किया गया, मतलब जमींदारी नाम से कोई चीज नहीं होगी, जो टीनेंट्स हैं उनके राइट्स को सिक्योर किया जाएगा। तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी किससे करी गई? 9th शेड्यूल से करी गई। कुछ चीजें आपने ऐसी करनी होती है जहां पर आप जो है ज्यादा रिजर्वेशन दे देते हो, उस चीज को आपने छुपाना है तो वो भी 9th शेड्यूल के अंदर पर जो है आप छुपा सकते हो, इसके अंदर वाली बात आपकी कही गई है, ठीक है। हाँ, जमींदार वाली बात जो है वो वाली चीज इसके अंदर पर है आपकी। नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, विजिल करने वाला, जो नजर रखता है कि भैया आपका करप्शन ना हो, ये सारी चीज ना हो, ठीक है, तो इसके बारे में नजर रखना, हालांकि सजा नहीं दे सकता, सजा देने वाला तो काम तो अलग है आपका, वो मैंने पहले ही पढ़ा है, विजिलेंस कमीशन है, ये सजा नहीं दे सकता, ये आपकी रिपोर्ट बैठा सकता है, ये सब चीजें जांच वाँच कर सकता है। तो सीवीसी को जो है आपका रिमूव करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है आपका सीवीसी को रिमूव करने का अधिकार? तो जवाब आया है आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई पार्लियामेंट भी जवाब दे रहा है यार, प्रेसिडेंट जो है आपका, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी जो प्रेसिडेंट है, ये रिमूव कर सकता है आपके किसको? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को, ठीक है। वर्तमान में हमारा सीवीसी कौन है? एट प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? अभी वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? अपॉइंटमेंट भी आती है, डेटा भी आता है, ठीक है, लास्ट 2020 में नियुक्त हो गए थे, आप चेक करना, ठीक है, संजय कोठारी थे उस वक्त, यही होंगे वर्तमान में शायद, क्योंकि इनकी न्यूज़ नहीं आई है। न्यूज़ जो चेंज होने की आई है वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आई है, सुनील अरोड़ा से हट करके सुशील चंद्र साहब जो है आपके, अभी 3 दिन पहले है ना, 13 तारीख को शायद सुशील चंद्र साहब जो है आपके ये इलेक्शन कमिश्नर हमारे बन गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इससे पहले थे सुनील अरोड़ा साहब। बाकी ये डेटा पिछले साल का ही था, तो शायद यही है आपके संजय कोठारी साहब, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। के वेणुगोपाल जो है आपको बताए गए हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अगला सवाल, कितनी लैंग्वेजेस जो है 8th शेड्यूल में जो है आपकी इंक्लूड है? अभी आपको बताया गया, तो इसका सब बच्चे जानते होंगे जवाब, और सही जवाब आप सब देंगे इसका। तो ऑप्शन नंबर सी 22 इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 22। अगला सवाल आपका, मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी हो सकती है? ठीक है, कितनी हो सकती है, ध्यान से सुनना, कितने तक हो सकती है राज्यसभा की लास्ट स्ट्रेंथ, जो पार्लियामेंट में कहा गया, मेंशन है जो आपके पार्लियामेंट चैप्टर में, कि राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितने तक हो सकती है? ऑप्शन बी जवाब आया अमन का, बाकियों का मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी राज्यसभा की? एक जवाब ऑप्शन ए आया पारस का, और ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250, ठीक है, इतनी हो सकती है, वर्तमान में 245 है, ठीक है, हो इतनी सकती है। वैसे ही आपके लोकसभा की कितनी रखी गई है? 552 पर, है कितने अभी? 540, ये डेटा ध्यान रखना, इतने तक स्ट्रेंथ हो सकती है, पर हैं इतने आपके, जिसमें से आपके पास 12 जो हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं,
12 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये डेटा आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। 552 का भी फंडा कैसा था? 552 का भी फंडा ऐसा है कि 530 इसमें से आपके स्टेट से होने चाहिए, और जो 20 हैं आपके ये यूनियन टेरिटरी से होने चाहिए थे। अब ये 50 हो गई है, 552 थी, अब 2 इसमें से माइनस कर लेना एंग्लो इंडियन वाली, और 2 होने चाहिए आपके एंग्लो इंडियन। ये इस तरह से सिटिंग थी आपकी पहले, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन तो आपके हट गए हैं, तो अब जो स्ट्रेंथ है आपकी 552 से कितनी है? 550 हो गई है। कब से हुई है आपकी? जनवरी 25 तारीख से, और 26 से वो ऑफिशियली आपकी इशू हो चुकी है, ठीक है। तो ये डेटा भी आपने ध्यान रखना है। वर्तमान में नई आपकी जो है संसद बनाई गई है 850 के आसपास सीटों वाली, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और डिजाइन जो है चेंज किया गया है आपका संसद का, ठीक है, अंडरग्राउंड, ताकि वो ये दिया ब्यौरा कि एक अंडरग्राउंड हमें टनल बनानी थी, ऐसा ब्यौरा दिया गया बाद में, जो भी है आपके जो करते हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें, कि अब जो है रोड वोड जाम नहीं होगी। पहले कोई मंत्री निकलता था, क्योंकि अब सेशन होते थे ना आपके, 3 सेशन होते हैं जब, तो पूरी रोड जाम हो जाती है, बार बार रोड को जो है रोकना पड़ता है ट्रैफिक को। तो अब वहां से वहां तक, मतलब इनके मेन अमित शाह से, होम मिनिस्टर के घर से सीधे वहां तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, पीएम के घर से सीधे पार्लियामेंट हाउस तक, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हाउस कह रहा हूं, पार्लियामेंट हाउस तक, ये सब एक अंदर से रास्ता है, पैसेज है, जिससे कि अब रोड जाम नहीं होगी, ऐसा बताया गया, ठीक है। ऐसी न्यूज में पढ़ रहा था कि ये इसकी खासियत है जो नई वाली बनाई गई है, अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है, ताकि रोड वोड में ट्रैफिक ना लगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, मैंने देखा है जब कोई कारवां निकलता है, कुछ ऐसा होता है, तो बहुत लंबा ट्रैफिक जैम हो जाता है, रोक देते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये बात कही गई। अगला सवाल जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? 25वां सवाल आपसे कह रहा है, कौन सा वो संविधान का हमारा अनुच्छेद है जो डील करता है प्रोहिबिशन, रोकथाम से, किसकी? ट्रैफिक ऑफ, ठीक है, तस्करी, किसकी? ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग की तस्करी को रोकने से संबंधित वाला। बहुत फेमस है, बताया गया है, कई बार आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 23। ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, सबने ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब दिया है, ठीक है। और भैया हैजार्डस कंपनी में, फैक्ट्री में बच्चा काम नहीं करेगा, ये कौन सा वाला है? हैजार्डस कंपनी या पॉइजनस कंपनी या फैक्ट्री में आपका बच्चा काम नहीं करेगा, ये कौन से नंबर का आर्टिकल है? एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है आपका, ठीक है, चाइल्ड लेबर वाला आर्टिकल नंबर 24, ठीक है, दोनों ध्यान रखना, 23 और 24, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, राइट आपका जवाब। अगला सवाल जो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारा उपराष्ट्रपति है, इसका कार्यकाल, इसका ऑफिस का टर्म कितने साल होता है? उपराष्ट्रपति का जो हमारा कार्यकाल है, ये कितने साल का होता है? बी 5 ईयर, सबने सही जवाब दिया, ऑप्शन बी 5 ईयर इज द राइट आंसर, 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। वर्तमान में आपके जो है वेंकैया नायडू साहब है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है आपका, यही जो है हमारा बन जाता है क्या? आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है किसका? CHAIR, चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये कहा गया। इससे पहले हामिद अंसारी थे, उन्होंने 2 टर्म अपने पूरे किए, 2007 से 2017 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने भी जो है 2 टर्म अपने पूरे किए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो पहले उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे ही आपके जो थे हमारे क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब, इन्होंने भी 2 टर्म अपने पूरे किए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 बार कंटिन्यू, 62 तक जो है आपके, ये कह लो 52 से अगर आप देखो कि आपकी विधानसभा बैठी है, तो कंटिन्यू 2 टर्म तक जो है आपके राजेंद्र प्रसाद भी जो है हमारे राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। तो कुछ डेटा आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति का इंपीचमेंट कौन से आर्टिकल से होता है? अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आएगी कि कौन से आर्टिकल से होती है, तो आर्टिकल नंबर 61, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इस तरह की बात, कौन से वाला आर्टिकल वो है जो ये कहता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही चेयरमैन बन जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह के डेटा आपने ध्यान रखना है कि कौन से नंबर का वो आर्टिकल है जो कहता है कि जो भारत का बनेगा उपराष्ट्रपति, वो खुद ब खुद बन जाएगा राज्यसभा का चेयरमैन, आपका सभापति, ठीक है। इस तरह की बात, हाँ 61 है केवल, सही है आपका इंपीचमेंट का आर्टिकल। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन से आर्टिकल में कही गई है, ठीक है। ये आपका काम है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे किसमें ये कहा गया है कि अगर ये वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो ये खुद ब खुद अपना चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ यार, वाइस प्रेसिडेंट की क्या सैलरी होती है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं होती, वो वही सैलरी लेता है जो कि एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की होती है, बीइंग अ मेंबर ऑफ आपका राज्यसभा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी सैलरी नहीं होती, ठीक है, बताया गया था, फिरता जी ने ध्यान रखा है। तो ये वही सैलरी लेता है जो इस वाले एम्बिट के अंदर पे आती है आपके, ठीक है। ऐसे असच अलग से कोई सैलरी नहीं होती। अगले क्वेश्चन के आसपास में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, कौन सा वो आर्टिकल है जो डील करता है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के आपके जो है नियुक्ति के साथ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाकी की नियुक्ति के साथ है, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि कौन से नंबर का वो आर्टिकल है आपका, ठीक है।
तो जवाब मुझे आ चुका है, जवाब आ चुका है आपका 75, बिल्कुल सही जवाब है। दोनों अमन ने और आपके फारस ने सही जवाब दिया है, तो 75 वाला ये कहता है, ठीक है। और एक आर्टिकल 70 ये प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई 74 है। प्रधानमंत्री ने सारी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देनी है वहां पर, ये 78 नंबर का आर्टिकल है कि क्या काउंसिल की बैठक हुई है, क्या मीटिंग हुई, ये 78। तो ये आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डे टू डे बिजनेस वाला आर्टिकल की क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ, 78 है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनी जाएगी, प्रधानमंत्री के कहने पर चुनी जाएगी, 75 है। तो प्रधानमंत्री के कहने पर चुनी जाएगी तो पहले प्रधानमंत्री चुन जाना चाहिए, तो चुन जाना चाहिए तो कौन सा आर्टिकल है, 74 है। इस तरह से डेटा को आपने कोरिलेट करना है, ठीक है, नथिंग टू मग अप, ठीक है। तो ये आपने सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मिला करके एक्सीड नहीं करने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, मैं एमपी नहीं कह रहा हूँ, मिनिस्टर्स कह रहा हूँ, है ना। मिनिस्टर समझते हो आप, मतलब कैबिनेट की बात हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपके, ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये बताया गया आपको कि कितने % से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके प्राइम मिनिस्टर को मिला करके, 15%। ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर, क्या जवाब होगा आपका इसका? 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी, ठीक है। 15% जो है बताया गया है ना, 15% आपका बताया गया, ठीक है। 1992 के संवैधानिक संशोधन एक्ट के तहत जो ये कहा गया कि आपका जो है 15% से ज्यादा जो है आपकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर आपकी 543 अभी स्ट्रेंथ है तो कहीं ना कहीं जाकर के आपके पास 15 पंचे 75 और इससे थोड़ा और जोड़ लो 75 टू 76 के बीच में जो है आपके पास ये होने चाहिए टोटल। इतनी लंबी पोर्टफोलियो हालांकि बनाते नहीं है क्योंकि हर बार जो है मंत्रियों को खुश रखना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि अब की बार मंत्री जी ने किया अपनी मंत्रिपरिषद का क्या विस्तार, मोदी जी ने पोर्टफोलियो चेंज किए, तो मोदी जी ने भी सबको खुश रखना है क्योंकि एनडीए है, वो बीजेपी नहीं है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है आपकी, तो उसमें और पार्टी वालों को भी खुश रखना है जो हमने मिलाए हैं अपने साथ, जेडीयू वालों को भी खुश रखना है, बाकी और पार्टियों को भी खुश रखना है। नहीं खुश रखेंगे तो वही हार होगा, शिरोमणि अकाली दल जैसे चला गया, शिवसेना चली गई, तो ये सारी बातें हैं आपकी, ठीक है। अगला जो सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की ये किसके हाथ में होती है इन सब में से, ठीक है। अगेन एक सवाल डाला गया, अच्छा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका वाली, तो एग्जीक्यूटिव पावर आपकी किस बंदे के हाथ में होती है ना, पता था मुझे इसलिए सवाल डाला गया, ऑप्शन है आप सब जवाब देंगे। द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। अगर इसने साइन नहीं किए, लास्ट जो हेड होता है आपका वो प्रेसिडेंट है, अगर इसने साइन नहीं किए प्रधानमंत्री की कही बात पे तो वो बात नहीं रहेगी। तो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की वेस्ट है आपकी किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। दैट्स व्हाई दीज टू क्वेश्चंस वर पुट इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है। इसलिए दोनों सवाल जो है आपके यहाँ पर डाले गए थे। तो प्रेसिडेंट है इसका सही जवाब, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की वेस्ट है प्रेसिडेंट के हाथ में, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला सवाल है जो क्षमा का प्रावधान है राष्ट्रपति के, ठीक है, पार्डनिंग पावर आपकी राष्ट्रपति के, ये कौन से आर्टिकल में बताई गई है, कौन से नंबर का आर्टिकल है जिसके तहत 5 तरह की पार्डनिंग पावर जो है आपकी बताई गई है, ठीक है। जिसमें एक तरह की जो पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर राज्यपाल भी दे सकता है, प्रेसिडेंट भी, पर जो मृत्युदंड माफ करने की है वो केवल प्रेसिडेंट दे सकता है। और ये आती है आपकी आर्टिकल नंबर कौन से के अंदर, 72, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल नंबर 72 के अंदर आती है आपकी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, सही जवाब है आप सबका। अगला प्रश्न आपका 31वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर, यही से हिंट मिल गया होगा आपको। तो इस बारे में यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी का सवाल, ठीक है। ये बात कहां पर कही गई है, ठीक है, तो आपको पता ही है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, प्रारूप हमारे संविधान के ढांचे में, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 3 तरह के वर्ड डाले गए हैं। तो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा, तो हमारे प्रियम्बल में प्रारूप में ये बात कही गई, बिल्कुल सही जवाब है हेमंत जी का, पारस का, आप लोगों का, अमन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, 324 नंबर के अंदर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ध्यान रखना। 324 नंबर जो है सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी से आपका रिलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, इससे रिलेट करता है आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। आर्टिकल नंबर 148 करता है कैग से, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे, कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट जो है आपका ये इंडिपेंडेंट है, ये बात है 324 के अंदर। तो हमने कहाँ से लिया है कि भैया हमने ये लिया है आपका, क्या जवाब दिया आप लोगों ने ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में आप लोगों का जवाब आया ऑप्शन ए, एक ने सी दिया है अमन ने, बाकी ने ए दिया है, ब्रिटेन, ब्रिटेन केवल का पार्ट का जवाब है ए। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से हमने लिया है कि हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अमेरिका में जुडिशरी का कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल कैसा कि वहां पर आपका केस अगर आपने कोई गुनाह शिकागो में किया तो शिकागो की आपकी कोर्ट ने जो है आपको कर दिया दोषी करार, तो आप दोषी हो भैया,
जबकि यहाँ पर क्या है, अगर आपको उत्तराखंड की अदालत ने कुछ आपको सजा दी है तो आप उसके लिए और ऊपर जाकर के जा सकते हो, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट पर। यूएसए में ऐसा फंडा नहीं है, वहाँ फेडरल कोर्ट का फंडा है आपका, ठीक है। जितने प्रांत है 50 स्टेट का एक ये कह लो, एक यूएसए एक कंबाइंड है, यूनाइटेड स्टेट है, एक 50 से ज्यादा स्टेट्स का आपके पास, तो वहां पर हर जगह पर अपने क्या क्या है, फेडरल कोर्ट्स हैं अपने, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमारा भारत के अंदर भी पहले फेडरल कोर्ट ही बना था आपका, फोर्ट विलियम 1774 में, ठीक है। उसके बाद जाकर के 1937 में आपका जो सुप्रीम कोर्ट हमने कहा, वो जो है आपका दिल्ली में उसकी शिफ्ट होने की बात कही गई, और सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट ही नाम उसका कहा गया, और कहा गया कि सीट दिल्ली में शिफ्ट की जाएगी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। उसी एक्ट से हमारा आरबीआई भी बना था, ध्यान रखना। उसी एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट भी बना था, पहली बार बर्मा को अलग से देखा जाएगा, कहा गया था, भारत के एक्ट से नहीं देखा जाएगा। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल आपका, थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, बस 5 मिनट में सेशन खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज को जो है आपका स्थापित करने वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। तो नागौर गांव में आपका 2 अक्टूबर की तारीख है, गांधी जी की जो तिथि है उसको याद करने के लिए 2 अक्टूबर, आई थिंक 1959 वाज द ईयर। आप एक बार ईयर को कंफर्म कर लेना, इधर इट इज 1959 और 1957, आई थिंक 1959 इज द राइट आंसर। 2 अक्टूबर को जो है नागौर करके आपका एक गाँव है, इस नागौर गाँव में जो है राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम को जो आपका एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन है राजस्थान इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, अगला सवाल, हाई कोर्ट जो है ये किसके अंडर जो है रिट्स अपनी, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के अंदर देता है, तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रिट्स जो है जारी करता है, अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। आर्टिकल नंबर 226 के अंदर जो है आप जो है जा सकते हो अगर आपके मानव अधिकार का हनन हो रहा है, और ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको मिल पा रही है यहाँ से क्या कहते हैं आपकी हेल्प, तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल नंबर 32 से, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधे कहता है पहले मेरे पास मत आना, हर चीज की एक सीढ़ी है, पहले नीचे जाओ, नीचे के बाद आओ, उसके बाद भी यहाँ पर आप दो अपनी पिटीशन जो है अपने जिसको हायर करो वकील अकील को, फिर वो आगे बढ़ाएगा, उसके बाद जो चीजों को चेक किया जाएगा। इतनी पेंडेंसी है केसेस की, लैक्स 34 जज है आपके। दोबारा से आप खबर पढ़ रहे हो, बोबड़े साहब जब गए, एनवी रमन्ना साहब को नया नियुक्त किया गया, उन्होंने 2 स्टेटमेंट दी। एक स्टेटमेंट ये दी कि सारे के सारे जो रिटायर्ड जज है उनको बुला लिया जाए सैलरी पर दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे केस पेंडिंग है, एक ये उनका कहना था। दूसरा उनका ये कहना था भी कल की स्टेटमेंट है कि महिला, अब टाइम आ गया है कि अब लीडरशिप में चेंज किया जाए, अब चीफ जस्टिस एक महिला होनी चाहिए। तो ये 2 स्टेटमेंट दिए आपके ऐसे बोबड़े साहब ने जाते जाते, ठीक है। अगला सवाल आपका, अंतिम सवाल हमारे आज का, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम के तहत, आपके संवैधानिक संशोधन के तहत हमारे ऐड की गई थी? फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, हमारे इसमें किसके तहत ऐड की गई? ऑप्शन ए 42 इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल मेरा ये है, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कौन सा कमीशन था जिसने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी हो? फंडामेंटल ड्यूटी नाम की चीज होनी चाहिए, ये कौन सी आपकी कमेटी थी या किसके बेसिस पर जो है आपका ये कहा गया? क्या नाम था इनका, क्या नाम था सरदार, आप कह रहे हो, नाम क्या है इनका, कौन सी कमेटी है जिसने फंडामेंटल ड्यूटी के लिए जो है आगे बात कही थी? 51A में फंडामेंटल ड्यूटी आती है, 4A के अंदर आती है, बिल्कुल सही है। 1976 का जो 42, हाँ, स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी आपकी, इसके बेसिस पर स्वर्ण सिंह कमेटी की, हालांकि ये पूरी की पूरी इनकी रिपोर्ट, इन्होंने तो बहुत सारी बातें कही थी, इन्होंने कहा था कि फाइन भी लगाओ, जो अब योगी जो कर रहे हैं यूपी में, ये भी इन्होंने कहा था कि जो पूर्ण नहीं, तभी लोगों में डर होगा जो इस बात का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, इन सब चीजों का, संपत्ति का, भाईचारे को नहीं बढ़ाएंगे और जो है देशद्रोही वाले काम करेंगे, तो इनके अगेंस्ट जो मुकदमा करो, इनको पेनल्टी करो, आप पिनलाइज करो, इनको पैसे भी लो, जेल में भी डालो, ये कहा था। हालांकि इस बात को नहीं माना इंदिरा गांधी ने उस वक्त, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है आपकी, स्वर्ण सिंह कमेटी के ऊपर जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी इंप्लीमेंट की गई। सो दिस वाज द सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। होप यू ऑल लाइक्ड इट वेरी मच, नहीं थोड़ा बहुत तो आपने लाइक किया गया होगा, तो पसंद आया होगा आपको ये सेशन करने का इंडियन पॉलिटी का, इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं यार, कल मिलते हैं फिर से इंडियन पॉलिटी के सेकंड सेशन के साथ। कोशिश करेंगे कि कल हम खत्म कर दें इंडियन पॉलिटी, 40 मिनट का, मतलब 40 क्वेश्चन का सेट रखते हैं और 75 खत्म कर देते हैं आपके क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट डे जो है हम 2 सेशन पर हिस्ट्री चलाएंगे और 2 सेशन और होंगे हिस्ट्री के, 4 सेशन हिस्ट्री के लगेंगे, देन ज्योग्राफी के लगेंगे 3 से 4 सेशन। सेम टाइमिंग हेमंत, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द टाइमिंग एज सेम, 6 से 7:15 7:20 का टाइमिंग का मैं कोशिश करूंगा अभी ये खत्म करने तक, 20 तारीख तक, है ना। कोशिश ये करूंगा 19-20 तक मैक्सिमम ये कोशिश करूंगा, नहीं तो एक आध दिन का जो लास्ट में आपका वर्ड वाला पार्ट कराऊंगा, जो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगा, वो हो सकता है आपका इवनिंग के टाइम पर हो, नहीं तो 19 तक जो भी अभी 2-3 दिन होगा मैं कोशिश करूंगा कि ये टाइमिंग आपका रखूं, ठीक है। दिस विल बी परफेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और आप पार्टिसिपेट भी करोगे और एक अच्छा एक एनवायरमेंट जो है बनेगा, ठीक है। चलिए यार मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।